So we are starting a new chapter. This is called Center of Mass, Conservation of Momentum and Collision. ठीक है? This is chapter 9 from HCV. ठीक है? Center of Mass, Conservation of Momentum या Momentum and Collision. तो ये जो चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं, ये काफ़ी टफ चैप्टर आप मान सकते हैं. ओके, और इसके बाद जो बॉडी और भी टफ हो जाता है. इस पे जेई में सवाल हिस्टोरिकली कम आए हैं, लेकिन इस पे सवाल जब भी आते हैं तो मतलब टाइम लगता है अच्छा खासा. ओके, और दिमाग भी बहुत सारा लगाना पड़ता है. इसमें से ये वाला पोर्शन फेयरली इजी है, कोलिजन वाला. बाकी सेंटर ऑफ मास और मोमेंटम दोनों पोर्शंस थोड़े से तकलीफ थे. बोथ ऑफ देम आर लिटिल बिट यू नीड एफर्ट्स. तो यहाँ पर हम लोग बहुत सारी अच्छी प्रॉब्लम्स ले रहे होंगे रुडोल्फ से. और जब भी मैं रुडोल्फ का कोई सवाल देता हूँ एज एन सॉल्व एग्जाम्पल, तो कुछ बच्चों का एक्सपेक्टेशन रहता है कि सर ये तो आप अलग से दे दो. राइट, दे आर सो ब्यूटिफुल क्वेश्चंस कि आप ट्राई कर लें 3 बार 4 बार 5 बार, और आप लोगों की मेंटलिटी यदि ये बन गई है कि यदि सवाल सही होता है आपसे सॉल्व तो वो सक्सेस है, और नहीं होता है तो फेलियर है. तो ये सही नहीं है मेंटलिटी, क्योंकि उसको 2 दिन बाद फिर ट्राई कर लीजिए ना. आपसे नहीं हुआ था, अब हमने बता दिया सोल्यूशन, अब 2 दिन बाद बिना देखे फिर से ट्राई करिए. यू विल रियलाइज कि शायद अभी भी नहीं हो रहा है, इवन आफ्टर यू नो द सोल्यूशन. यदि आप समझ के करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप लिख. राइट, तो जब भी ऐसा लगे कि ये सवाल तो अच्छा था, सर ने लिया, हमसे अभी नहीं हुआ, पर अब सर ने सोल्यूशन बता दिया, अब कोई फ़ायदा नहीं उसको दोबारा ट्राई करने का. बहुत फ़ायदा है ट्राई करने का, 2 दिन बाद ट्राई कर लीजिए. ओके, चलिए. तो हैविंग सेड दैट, आगे बढ़ते हैं. Now, what is center of mass? नाम सुन के कई लोग खुद ही तुक्का मारने का प्रयास करते हैं कि सेंटर ऑफ मास बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये होगा, क्योंकि नाम में सेंटर है, मास है, दोनों वर्ड्स अपन जानते हैं, तो अपन को लगता है कि अपन सेंटर ऑफ मास भी तुक्का तो मार ही सकते हैं. राइट, इस लॉजिक से गुलाब जामुन में गुलाब है, जामुन है, तो दोनों का कुछ न कुछ यूज़ होना चाहिए यदि आपके लॉजिक से चले तो. सो प्लीज़ नाम से तुक्का मत मारिएगा. फिजिसिस्ट लोगों ने खुद जैसे लोगों के लिए नाम रखा है, आप जैसे लोगों के लिए नहीं रखा है. तो आप सोचे कि सर मैं तुक्का मार के समझ जाऊंगा, तो थोड़ा सा ओवर रीचिंग हो रही है. इतना अपना शायद ब्रेन पावर होगा नहीं कि अपन ऐसे नामों से तुक्का मार लेंगे. ओके, so let's begin understanding what is center of mass. देखिए, what happens जब फिजिक्स में चीज़ें धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं. ओके, जब हम सिस्टम की बात करना शुरू करते हैं. ओके, सिस्टम मतलब कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स.
यदि डिस्क्रीट है तो इट वुड बी कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स। जैसे ये एक पार्टिकल हो गया, इसका पोजीशन वेक्टर कुछ है m1 मास, ये एक दूसरा पार्टिकल हो गया m2 मास, पोजीशन वेक्टर r2, एंड सो ऑन सो फोर्थ। आप अलग अलग पार्टिकल्स हो सकते हैं, ओके, इस कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स में। तो बड़े लोगों ने बहुत सोच समझ के, ऑलराइट, ये डिफाइन किया है कि पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास is going to be m1 r1 vector plus m2 r2 vector and so on so forth till n particles divided by total mass. इसको हम पढ़े लिखों की लैंग्वेज में थोड़ा सा ऐसे भी लिख देते हैं कि सेंटर ऑफ मास कहाँ मिलेगा, कोई पूछे तो भाई यहाँ मिलेगा जहाँ ये मैथमेटिकल फॉर्मूला हमें ले जा रहा है। यहाँ मिलेगा जी सेंटर ऑफ मास। ये डिस्क्रीट मासेस के लिए है, पॉइंट मासेस के लिए। कंटिन्यूस मास का सिस्टम होगा तो यही पोजीशन वेक्टर को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे लिख देते हैं, अपॉन टोटल मास ऑफ सिस्टम। ऑलराइट, एक एक एलिमेंट लेकर उसके लिए हम ऐसे निकाल सकते हैं। अब जब हम ये डिफाइन करते हैं तो दो तीन चीजें एकाएक नई क्वांटिटी के साथ आ जाती है। एक, इस क्वांटिटी का मीनिंग ये है क्या, क्यों है, इसका एप्लीकेशन कैसे यूज करेंगे, और तीसरा इसको लोकेट करना। जनरली लोग सबसे ज्यादा टाइम देते हैं इसके कैलकुलेशन और उसको सबसे पहले कराते हैं। मैं थोड़ा सा इस मामले में स्टेप्स थोड़ी सी चेंज करूंगा। ओके, मैं इसकी कैलकुलेशन पैरेलली थोड़ी थोड़ी चलाता रहूँगा, पैरेलली। इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल नहीं करूँगा, बिल्कुल बाद में ही करूँगा। रोज़ थोड़ा थोड़ा कैलकुलेशन भी सिखाऊंगा। सिंपल सिंपल कैलकुलेशन से शुरू करेंगे, कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे, ठीक है, और साथ में सबसे पहले इसका मतलब भी समझेंगे और मतलब के साथ साथ एप्लीकेशन भी। तो मतलब मैं सबसे पहले लेना चाहूँगा, फिर एप्लीकेशन लूँगा, और कैलकुलेशन के लिए रोज़ आपको थोड़ी थोड़ी सी मैं एक्सरसाइज देता रहूँगा जो अगले लेक्चर्स में मैं कवर करता चलूँगा। तो दोनों तीनों चीज़ें चल रही होंगी, मतलब हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिफ़िकल्टी में एप्लीकेशन और कैलकुलेशन करते चले जाएंगे। कैलकुलेशन 2-3 लेक्चर में ख़त्म हो जाएगी, एप्लीकेशन के लिए तो टाइम लगेगा ख़त्म करने में। इनफैक्ट one of the equations that we learn here is 50% of rigid body dynamics. इस चैप्टर की एक इक्वेशन रिजिड बॉडी की 50% प्रॉब्लम्स, मतलब हर प्रॉब्लम का 50% हिस्सा इस चैप्टर की सीखी हुई इक्वेशन होगी। तो देखा जाए तो रिजिड बॉडी वुड बी अ कंटिन्यूएशन of at least one equation that we learn here, or probably more than one logic that we learn here. Okay, so वो आता जाएगा धीरे धीरे, तो that's a different scenario altogether. चलिए, having said that, आगे बढ़ते हैं।
तो ये सेंटर ऑफ मास क्या चीज़ है, ये बला क्या है, ये कहाँ से आती है, क्यों आती है, राइट, और फायदे क्या हैं, ये तो एप्लीकेशन हो जाएगा। देखिए, यदि आप फालतू किताबें पढ़ेंगे और डेफिनेशन जो हम लेक्चर में दे रहे हैं वो नहीं सुनेंगे, ओके, जैसे कि एक बच्चे के मैंने अभी डाउट्स देखे व्हाट्सएप पे, तो वो बच्चा जो है, जो हमने शीट में थ्योरी दे रखी है उसको स्टैंडर्ड मान के डाउट पूछ रहा है। प्लीज़ अंडरस्टैंड, जो शीट में थ्योरी है वो बच्चों के डिमांड पे हमें डालनी पड़ी थी। मैं उसके बहुत ज़्यादा पर्सनल फेवर में नहीं हूँ, बिकॉज जो फिज़िक्स के आइडियाज़ होते हैं वो इतनी ईजीली यदि किताबों में कैप्चर हो जाते हैं, राइट, तो कई बार मुझसे पिछले 21-22 सालों में सवाल पूछा गया है कि सर ये जो आप पढ़ाते हो ना सर, ये कौन सी किताब में है? क्योंकि लोगों को लगता है कि फ़िज़िक्स किताब में लिखती जाती है और वहाँ से ही रट्टा मार के मैं भी रट्टा उगल देता हूँ, तो आप भी बता दो किताब तो हम भी आपकी जैसे फिज़िक्स सीख जाएंगे। कभी आपको चाहिए तो मैं आपको अपनी पूरी लाइब्रेरी की फ़ोटो खींच के भेज दूँगा, उन सब किताबों में है और उनमें से किसी भी किताब में नहीं है। तो मैं आपको बस इतना बता सकता हूँ कि जो मैं आपको सिखाता हूँ उसमें किताबें मेरे क्या काम आई है, जो रिटर्न थ्योरी हो क्या काम आई है। रिटर्न थ्योरी ये काम आई है कि जो मैंने सीखा कि ये ऐसा होता है, किताबें उसको कंफर्म करने के काम आई है, वो नया सिखाने के तो मेरे तो बहुत काम आई नहीं। इनफैक्ट मेरे बहुत सारे कुलीग्स को मेरे से ज़्यादा किताबें उन्होंने पढ़ रखी थी और बहुत ज़्यादा, कभी कुछ बात हो जाए तो वो कोट करते थे कि देखो इस किताब में लिखा है, उस किताब में वो लिखा है। तो कभी कभी ऐसे वाद विवाद हो जाता है फिज़िक्स के टीचर्स में। जब हम बंसल पे पढ़ाते थे तो बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स वहाँ पे होते थे। उस वाद विवाद में मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं हमेशा जीता हूँ, वो थोड़ा बोस्टफुल हो जाएगा। कई बार जीता हूँ, सच्चाई यही है, राइट। और किताबों की कोट्स जब भी आते थे तो मैं जीतता था एनसीईआरटी का कोट देके। अब आप बोलेंगे अच्छा इसका मतलब सब कुछ एनसीईआरटी में, मैं एनसीईआरटी पढ़ लेता हूँ। नहीं बेटा, आपको नहीं मिलेगा वो लिखा हुआ, जो मेरे को मिलेगा उसी किताब में लिखा हुआ। तो इसलिए बेस्ट रहेगा कि आप लेक्चर को बार बार सुने और बहुत धीरे सुने, जब तक समझ में नहीं आए तब तक सुने और लिखें, सुनने से भी ज़्यादा साथ साथ लिखें। वहीं पे सबसे बड़े सीक्रेट मिलेंगे फिज़िक्स के, और कहीं नहीं मिलेगा कुछ भी। ये मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ, राइट। तो बीच में रुक के मैंने ये बात बताई। तो आप सेंटर ऑफ मास जब किताबों में ढूंढेंगे तो अनेक फिलॉसफीज आपको मिल जाएंगी, पर जो नहीं मिलेगा वो बात मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ, राइट, कि सेंटर ऑफ मास है क्या। कोई भी आपको ये नहीं बताएगा कि इसको कोई डिस्कवर कुछ नहीं किया गया। इट जस्ट सो हैपेंड कि फिजिक्स में बार बार ऐसा होता है, बार बार ऐसा होता है कि पोजीशन वेक्टर, दैट इज आर वेक्टर, और उसके डेरिवेटिव्स, इसके डेरिवेटिव क्या हुए, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। पोजीशन वेक्टर और उसके डेरिवेटिव्स, टाइम डेरिवेटिव्स, टाइम भी लिख देते हैं यहाँ पे, राइट। बार बार फिजिक्स में ऐसा होता था, होता है कि इस फॉर्मेट में अपने आप प्रकट हो जाते थे। आप बोलेंगे डेरिवेटिव्स कैसे? मैं कोई सवाल सॉल्व करने जाऊंगा सिस्टम का, एक मैं देखूंगा कि
कुछ इस तरह की क्वांटिटी बन जा रही है। मैं कोई सिस्टम का सवाल सॉल्व करने गया, अपने आप ऐसी क्वांटिटी बन जा रही है। या तो ये फॉर्म सिर्फ न्यूमरेटर वाली, या पूरी पूरी फॉर्म अपने आप बन जा रही है। ढूंढने नहीं जाएंगे, अपने आप मैं नेचुरली लेके आऊंगा। तो फिजिसिस्ट लोगों ने कहा कि यार ये क्वांटिटीज जो बार बार बन रही हैं, इसके लिए यदि अपने एक मैथमेटिकल पॉइंट सोच लें, मैथमेटिकल नॉट फिजिकल, जिसका नाम सेंटर ऑफ मास रख दिया उन्होंने। इसका नाम वो जो चाय रख सकते थे, इसका नाम वो राम प्रसाद भी रख सकते थे, समझ रहे, राइट। दशरथ प्रसाद भी रख सकते थे, राम प्रसाद दशरथ प्रसाद शर्मा भी रख सकते थे, राइट। आप बोलेंगे सर ये किस तरह के नाम बता रहे। कुछ नहीं, अभी कुछ समय पहले मैंने एक पुरानी बड़ी प्यारी पिक्चर देखी थी, ओरिजिनल हेरा फेरी, राइट, उसमें था ये नाम, इसलिए याद आ गया। तो कुछ भी नाम हम रख सकते थे, उन्होंने सेंटर ऑफ मास रखा, राम प्रसाद नहीं रखा। अब ये उनकी मर्जी है कि क्यों रखा साहब सेंटर ऑफ मास। हमको तो लग रहा है सारा मास ही है, आपको मानना है सारा मास ही है, हम मरेंगे। सबसे बड़ी गलती जो इस चैप्टर में लोग करते हैं वो एग्जैक्टली यही मिस्टेक, क्यों मान लेते सारा मास ही है। कुछ भी नहीं है ऐसा। इस तरह की क्वांटिटीज अपने आप अपीयर हो जाती हैं। यदि मैं ऊपर की इक्वेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं तो यही आएगा, इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं तो ये आ जाता है। और मैं डिफरेंशिएट ना भी करूं तो भी लोगों ने ऐसा पाया, बड़े लोगों ने, समझदार लोगों ने, कि भाई ये क्वांटिटी अपने आप प्रकट हो रही है, हम नहीं ढूंढने जा रहे। तो उन्होंने कहा यार इसका एक नाम रख देते हैं, जिसको उन्होंने सेंटर ऑफ मास बोल दिया। इसका एक नाम रख देते हैं, दैट इज सेंटर ऑफ मास। मैथमेटिकल है प्योरली। फिर क्यों ये प्रकट हो जाती है, तो उन्होंने क्या फायदा देखा, उन्होंने देखा कि इस तरह से सोचने से प्रॉब्लम्स थोड़ी सी फास्ट सॉल्व हो जाती है, राइट। और वो थोड़ी सी का मतलब समझिएगा, इंटेलिजेंट लोगों के लिए थोड़ी सी है, अपने लिए बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, ओके। बहुत ज़्यादा फास्ट सॉल्व हो जाती है प्रॉब्लम्स यदि हम लोग इस फॉर्म में इक्वेशंस को बना लें तो। सो दैट इज सेंटर ऑफ मास। कुछ फिजिकल नहीं है। बहुत सारे आप यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे, इधर उधर पढ़ेंगे किताबें, शर्मा पांडे ये वो, तो वो एग्जाम्पल दे रहे होंगे, देखो ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट बैलेंस हो जाता है, मतलब सारा मास यहाँ पर है, ऐसा मान सकते हैं, राइट। इस तरह के एग्जाम्पल्स आपको किताबों में अच्छी अच्छी किताबें देंगी। मैं नहीं दे रहा हूँ, मतलब इसलिए नहीं कि मैं बैलेंस नहीं कर पाया, राइट, ऐसा मत सोच लीजिएगा। मैं भी मेहनत करूँ तो कर लूँगा, ओके, कर लूँगा क्या यार, ओके, हो गया जी बैलेंस। इसका कुछ नहीं है, ये रिजिड बॉडी की प्रॉब्लम है एक्चुअली। ये बेवकूफ़ बनाने की बात ही कोई आदमी इसको सेंटर ऑफ मास का एग्जाम्पल दे। ये प्रॉब्लम रोटेशनल डायनामिक्स की, यहाँ तो सच्ची रोटेशनल की रोल हो रहा है, क्या है। तो इसका फ़ायदा क्या है, इसको एप्लीकेशन क्या है, ये जब सवाल में लगाना शुरू करेंगे या जब ये नेचुरली अपीयर हो जाएगा तब हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं एक्चुअली मोमेंटम ऑफ सिस्टम की बात करूँगा नेक्स्ट पार्ट ऑफ लेक्चर में, और वहाँ देखेंगे, हम ढूंढने नहीं जाएंगे। हम जैसे ही मोमेंटम की बात करेंगे, जैसे ही हम लोग मोमेंटम की बात करेंगे ऑफ सिस्टम, हमारे मांगे बिना ये अपीयर हो जाएगा, एंड विल रियलाइज कि इससे प्रॉब्लम्स को अटेम्प्ट करना, सोचना बहुत आसान पड़ता है। विल रियलाइज दैट, राइट। तो इसके लिए मुझे एक तो इरोडोव की ज़रूरत पड़ेगी, असली वाली इरोडोव की, राइट। तो वो आप डाउनलोड वगैरह भी कर सकते हैं आप चाहें तो, राइट। चलिए जी, तो विल टेक दैट इन नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर।